हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, जो अभी तक विधायक थे कुंदर की विधानसभा सीट से, लेकिन वो अपने दादा की विरासत को संभालने में कामयाब हुए हैं और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को हराया है। जियाउर रहमान बर्क उम्र में भले ही कम हैं, लेकिन राजनीतिक तजुर्बा उनका बहुत बड़ा है, जो साबित हुआ है इस चुनाव में। उनसे हम बात करते हैं। जिया भाई, ये बताइए कि लोग जानना चाहते हैं कि जो संभल के नए सांसद हैं, बर्क साहब को पूरी देश जानता था, पार्लियामेंट के सबसे सीनियर बुजुर्ग सांसद थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, अखिलेश यादव ने टिकट दिया उनके देहांत के बाद। किस तरह से आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो शुरू हुआ, पढ़ाई कहाँ से की? लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने राजनीति में शुरुआत की, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, यकीनन सही बात है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है और दादा मोहतरम बर्क साहब की विरासत को आगे बढ़ाने में अल्लाह के करम से मुझे लोगों के जो समर्थन मिला है वो मेरी इस पर जिम्मेदारी आई है। और जो जहाँ तक मेरी तालीम का मसला है, मेरी एजुकेशन मैंने शुरुआत संभल से ही की थी जी, जिसमें पहले 4th क्लास तक मैं इस्लामी पब्लिक स्कूल और फैज़ान प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद दादाजी ने मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था, जो मेरी स्कूलिंग 5th क्लास से लेकर के आगे तक की तालीम, फिर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीए किया, तो वहीं से एएमयू से किया जी। उसके बाद मैंने पीजीडीजी एमसी आपकी ही लाइन का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बरेली यूनिवर्सिटी से किया। मैंने लॉ नोएडा से लॉयड कॉलेज से किया है और ये मेरी तालीम का वो रहा है। और इस तालीम के दौरान मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाह के करम से मुझे इस चीज़ की खुशी है, बहुत कम उम्र के अंदर मैं वहाँ भी कैबिनेट का 2005 से 6 के बीच में मेंबर बना था और उसके बाद एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग सेक्रेटरी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मैं रहा। ये बताइए, बचपन की कुछ यादें होंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, कौन कौन दोस्त थे? कुछ टीचर, कोई यादगार टीचर ऐसे हों जिनका बहुत ही स्नेह प्यार आपको मिला हो, दोस्तों का साथ मिला हो, किस तरह से ज़िंदगी गुजरती थी? देखिए, यहाँ जो थे, जो संभल के मेरे टीचर थे, ख़ासतौर से 3-4 जो स्कूल के थे, एक शमीम साहब हैं जो इस्लामी पब्लिक स्कूल में जो उनका ही स्कूल था। उसके बाद फैज़ान प्राइमरी स्कूल में मेरे प्रिंसिपल इस्माइल साहब रहे थे, उनका बहुत सब लोगों का वो रहा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं चला गया, जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके मेरे वार्डन अख्तर साहब थे और एक हमारे अशकार साहब थे, संभल के ही टीचर थे, अब उनका इंतकाल हो गया है इंग्लिश के। और क्योंकि जब मुझे एडमिशन हुआ था 5th क्लास के अंदर मेरा एएमयू में, तो उस टाइम यकीनन उम्र भी मेरी बहुत कम थी, लेकिन दादाजी की ख्वाहिश थी कि मेरी तालीम और तरबियत एक अच्छी जगह हो जाए, जिससे कि मैं आगे सही से आगे बढ़ सकूं। लेकिन कभी मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर से मेरे चाहे वालदा वालिद हों या मेरे दादा मोहतरम हों, या कि मुझे किसी के लिए प्रेशर नहीं डाला कि आप इस कोर्स को करना है। मतलब पूरी आज़ादी थी पढ़ाई के दौरान कि कौन सा कोर्स करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना हो, मास कम्युनिकेशन में लेना हो या फिर लॉ करना हो, पूरी आज़ादी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि मेडिकल करें, मेरी वालदा चाहती थी कि अगर करें तो अच्छा होगा, लेकिन ये प्रेशर नहीं था कि वही करना है डॉक्टर का पेशा। लेकिन दादाजी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो विरासत जो उन्होंने बड़ी मेहनत से एक तपस्या करके, क्योंकि मेरे परदादा जो हैं वो कुरान हाफिज थे, जो राजनीति की शुरुआत हुई है, आप सब लोग पूरा देश वाकिफ है, दादाजी ने खुद शुरुआत की थी अपनी राजनीति की। पहले से उनको बैकग्राउंड नहीं मिला, मुझे तो भले ही बैकग्राउंड मुझे मिला है, लेकिन मैंने जब आंखें खोली थी दादाजी से, मैंने बहुत कुछ सीखा सब और तजुर्बा लिया। तो मेरी ख्वाहिश बचपन से यही रही कि मैं इसी चीज़ में राजनीति में आगे बढ़ूँ। और मेरा पॉलिटिकल साइंस से बीए करने का भी मकसद यही था और लॉ करने का भी यही था कि ये लाइन ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी पढ़े लिखे लोगों की, जानकार लोगों की, कानून की जानकारी हो, वो सब होनी चाहिए एक नेता को। जी, इसलिए मैंने इस चीज़ को महसूस समझा और इसलिए एजुकेशन इस चीज़ की लॉ की ली। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही कर दी थी। जैसे मैंने बताया, मैं इलेक्शन भी वहाँ जीता और उसके बाद दादाजी के साथ में रह करके मैं राजनीति को सीखता रहा कि किस तरह से लोगों की खिदमत करनी है, कहाँ क्या कदम उठाना है, पार्टी नेतृत्व से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे साथ लेकर के चलना है। बहुत कुछ सीखना। और भी ज़िंदगी ऐसी होती है, इंसान अपने ज़िंदगी के आखिरी
सांस तक सीखने को मिलता है उसको बहुत कुछ, लेकिन मुझे अल्लाह के करम से काफ़ी तजुर्बा मेरे दादा। लोग तो ये कहते हैं कि दादा ने जीते जी विधायक बना दिया और उनके विसाल के बाद सांसद बन जाएंगे, चुनाव में ही लोग प्रचार के दौरान कह रहे थे। तो जो टैलेंट था वो आप पहले से ही क्रिएट कर रहे थे, माहौल मिल रहा था, लोगों को भी लग रहा था, तभी इतनी बड़ी जीत हुई है। थोड़ा ये बताइए कि परिवार में कौन-कौन है, शादी कैसे हुई, क्या लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, कितने बच्चे हैं? देखिए ये इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पहले 2 इलेक्शन लड़ा हूँ, तो दादाजी की सरपरस्ती में ही लड़ा था इलेक्शन। लेकिन ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें यकीनन मेरी सरपरस्ती दादाजी की नहीं थे, मेरी गैर सरपरस्ती मौजूदगी करने में के लिए उनकी ये चुनाव था। मेरा पहला इलेक्शन था। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम मौलाना ममलूकुर रहमान बख्श साहब ने मेरी इस इलेक्शन में सरपरस्ती की, और लेकिन दादाजी की कमी बहुत महसूस हुई, जी। क्योंकि वो होते तो एक इलेक्शन का लड़ने का तरीका ही अलग होता। और जो मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन का जो रवैया चुनाव वाले दिन या देखने को मिला, शायद दादाजी की हयात होने के बावजूद वो चीज़ मेरे सामने नहीं हो सकती थी। खैर लेकिन मैं आज भी अपने दादा को बहुत हर उस पर याद करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके हरवा दिया भाजपा को उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है इस आरोप में? अब वो जो उनकी पॉलिसी फेल हो गई है, अब वो उसका ठीकरा उन पर फोड़ रहे हैं अधिकारी पे। तो मैं कह रहा हूँ अगर अधिकारियों ने उनके साथ वो करा है, अगर अधिकारी उसकी से तो मिली भगत कर करके इतनी सीट पे भी तभी पहुंच गए जो 33 सीट आई हैं। अगर पुलिस प्रशासन का साथ नहीं देता तो मैं सही हकीकत बता रहा हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी 10 सीटें भी नहीं रहती। वोटिंग वाले दिन पूरे देश में संभल ट्रेंड हो रहा था, जिस तरह से पुलिस का जो व्यवहार था आपके साथ में या बीएलओ के साथ में या वोटरों के साथ में, जो लाठीचार्ज के विजुअल वायरल हुए थे, क्या लगता है कि उस घटना ने आपको फायदा दिया? देखिए वो जो घटना की गई, हमदर्दी मिली लोगों को? ये हमदर्दी तो अल्लाह के करम से लोगों की मेरे साथ पहले से ही थी, क्योंकि दादाजी की वजह से और उनके साथ रह कर के मैं जो लोगों से जुड़ा रहा, लोगों की खिदमत की, पार्टी के में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए वो तो रही। लेकिन जो उस दिन हठधर्मी की पुलिस प्रशासन ने, दो अत्याचार जुल्म ज्यादती की, यकीनन वो संभल की सरजमी पर हमारे देश को, मुल्क को आज़ाद करने के बाद में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जो काफ़ी वो हुआ। लेकिन उस चीज़ से कुछ फ़ायदा भी हुआ लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हुआ। नुकसान इस चीज़ का हुआ, लोगों ने, मैं सबसे पहले उनका एहसानमंद हूँ उन लोगों का कि जिन लोगों ने लाठी खा कर के भी और जुल्म को झेलते हुए, ज़्यादती को झेलते हुए भी मुझे वोट दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के उस उत्पीड़न से लोगों ने कुछ मजबूर हो गए, जिससे हमारा वोट ऑफ परसेंटेज घट गया। नहीं तो हमारा जो 62.181% था, मुझे यकीन है ये परसेंटेज हमारी करीब 75 के आसपास और पहुंचती। बढ़ता, बड़ी और जीत होती। इसलिए मेरा नुकसान हुआ, नहीं तो मेरी जीत इंशाल्लाह ताला 2 लाख से ऊपर होती। वोटिंग के बाद जैसे हालात थे, मैंने कहा भी था कि इंशाल्लाह हमारी जीत जो है 1.25 से 1.5 लाख के आसपास की होगी। ज़ियाउर रहमान बर्क़, जब जन खिदमत यानी कि खिदमत से लोगों के बीच से फुर्सत मिलती है, राजनीतिक कामों से फुर्सत मिलती है, तो क्या करते हैं? क्या शौक है? क्या पढ़ने का, लिखने का, कुछ खेलने का, कौन-कौन से शौक हैं? जब राजनीति काम से कोई फुर्सत मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा वक्त, क्योंकि वैसे राजनीति में परिवार को वक्त देना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। जैसे हमारे और भी विधायक, जब मैं रहा 2 साल में, लोगों से बात होती थी विधायकों से, तो ज़्यादातर विधायक ये कहते थे परिवार से बड़ी नाराज़गी सी रहती है सब लोगों की, क्योंकि टाइम दे ही नहीं पाते, पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वक्त का अपना हिस्सा थोड़ा सा परिवार को दे सकूँ, कुछ टाइम उनको दे देता हूँ। और मेरा अपना एक गेम का तो खेलने का फुर्सत नहीं पाती, जबकि मेरा हॉबी जो रही है इन गेम्स में, एक इंडोर में टेबल टेनिस और आउटडोर में वॉलीबॉल का मैं। दादा की तरह शेरो शायरी का भी शौक है कि नहीं? जी हाँ, इसमें शेरो शायरी का शौक तो है, लेकिन अभी दादाजी की तरह मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ जो अपना कलाम खुद लिखा करते थे। अभी तक मैं जो शायरी करता हूँ, पढ़ता हूँ, वो दादा मोहतरम की ही पढ़ता हूँ या दूसरे हजरात की शायरी को उनको पढ़ता हूँ। कितने बच्चे हैं? शादी कहाँ से हुई? थोड़ा सा ये भी बताइए कि मिसेज आपकी क्या करती हैं? मेरी जो वाइफ हैं, वो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो NRI थे। अच्छा। सऊदी अरब में 40 साल रहे हैं वो, और शादी के टाइम पर फिर वो वापस अपना आ गए, संभल में आ गए। और मेरी वाइफ, उनका नाम तूबा बर्क है,
और उन्होंने भी अपनी एजुकेशन AMU से हासिल की है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद PG भी की है। और मेरी, हाँ, जो आप मालूम कर रहे थे, लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। और एक मेरी माशाल्लाह प्यारी सी एक बेटी है, अभी वो 10वें महीने में चल रही है जी। अभी एक ही मेरी बेटी है माशाल्लाह। जैसे राजनीतिक है तो आपको खास बात बताता चलूँ, जो मेरे दादा मोहतरम जब कुछ नहीं थे, जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तो मेरे दादाजी को हम उनके जो बहन हुई थी, जा करके समझाया कि उनको समझाओ कि ये ऐसे अधिकारी से भिड़ जाते हैं, अभी कुछ नहीं है और वो बहुत खतरनाक है। दादाजी भी, क्योंकि इत्तेफाक मैं अकेला भाई, मेरे वालिद अकेले भाई, मेरे दादा अकेले भाई, मेरे परदादा अकेले भाई जी। तो मेरी परदादी से कहा था, तो उन्होंने, परदादी ने, एक माँ को अपनी औलाद से बड़ा प्यार होता है, वो भी अकेला बेटा हो, लेकिन तब भी मेरी परदादी ने कहा था कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मेरा बेटा पीछे नहीं रहेगा और किसी की जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएगा अपना, बोले चाहे जुल्म से लड़ेगा। तो दादाजी को अपनी वालिदा की दुआएं बहुत मिली, उनको इम्प्रेशन मिला। और मेरी दादी जो थी, उन्होंने भी मेरे दादाजी की, जब हमारा कुछ नहीं था तो मेरी दादी ने बहुत मेहनत कर करके दादाजी की बहुत मदद करी। हमने देखा लंबे वक्त से राजनीतिक कवरेज हम भी कर रहे हैं, कई चुनाव देखे। आम तौर पर जो आपके वालिद साहब हैं वो कभी चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन आपके दादा साहब के मिसाल के बाद वोटिंग वाले दिन जिस तरह से वो कंधे से कंधा मिलाए हुए आपके साथ थे, और जो बराबर में बैठे हैं फिरोज खान साहब, ये दो लोग जो तस्वीरों में थे और हम लोगों ने देखा, तो इससे कितना बड़ा हौसला आपको मिला? देखिए, यकीनन जब मैंने जैसा भी ये बताया था, दादाजी के बाद में मेरी सरपरस्ती मेरे वालिद मोहतरम ने की है। वो राजनीतिक चुनाव तो दादाजी के हर चुनाव में लड़ा है उन्होंने दादाजी के लिए, लेकिन इस टाइप से आगे बढ़ करके इस इलेक्शन में उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम्हारी सरपरस्ती दादाजी अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी सरपरस्ती कर रहा हूँ। और उन्होंने की भी, खासतौर से चुनाव से लेकर के वोटिंग और उसके बाद तक भी। और मेरे परिवार में जैसे बताया, मेरी वालिदा का भी मेरी बहुत दुआएं उनकी साथ रही हैं, बेपनाह वो ईमानदार और बहुत इबादत गुजार हैं। और कहीं ना कहीं मेरी बहन वगैरह, मैं भाई अकेला हूँ लेकिन 5 मेरी बहनें हैं, उन्होंने और सब परिवार ने बड़ा मेरा सबकी दुआएं वो साथ हमेशा से रहा है। और ख़ास तौर से मैं इस मौके पर अपने संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस उम्मीद और जज्बे के जुल्म ज़्यादती का सामना करके मुझे इस चुनाव के अंदर जिताया है, मैं उनका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। और प्रदेश और देश की जनता से का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उनके लिए मुफीद साबित होगा। लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और जो उम्मीदें हैं, क्योंकि बर्क साहब जो आपके दादा हैं बड़े नेता थे, देश में नाम था, उनके जो बयान थे वो देश और दुनिया में सुने जाते थे, देखे जाते थे, पसंद करते थे उनके फॉलोअर्स। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद होती है कि पोता है, तो क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी आपको अब जनता ने दे दी है, सांसद बना दिया है। देखिए, मेरे दादा जो हैं, मेरे एक बहादुर, मेरे हीरो, मेरे आइडियल हैं मेरे दादाजी। और यकीनन मेरे लिए उनकी राजनीति ही सबसे बेहतरीन है। जिस तरीके से राजनीति उन्होंने की है उससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। बस मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कि उनके नक्शे कदम पर चल के अपने पूरे कौम के सभी गरीब मजदूर आवाम के लिए, उनकी एक चीज़ पॉलिसी हमेशा मैं सुना करता था जब अधिकारियों से बात करते थे, कई बार मैंने ये बात सुनी कि कहते थे कि देखो, मालदार का तो कराने का बहुत आसानी से वो किसी भी ज़रिए से काम करा सकता है, लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। अधिकारी को भी वो सख्ती से कहते थे कि इनकी सुनवाई तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इन लोगों के काम को वो बड़ी तवज्जो से करते थे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर इस विरासत को आगे बढ़ा के अपने लोगों के काम आऊँ और बगैर किसी लालची गर्ज के इस मिशन को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाऊँगा। और अपने लोगों के लिए जिस तरह से दादाजी ने क़यादत की है, सरपरस्ती की है, मेरी उम्र भले ही कम है लेकिन तजुर्बा है और फिर जिम्मेदारी एक बड़ी है। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अल्लाह के करम से मुझे कम उम्र में पहुंचने का मौका मिला है, तो मैं अपने लोगों को कभी इंशाल्लाह ये अकेला महसूस नहीं होने देने का हूँ। जिस तरह से दादाजी ने खिदमत की उसी रास्ते पर चल के करूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं संभल के नए सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क, जो अपने दादा की राजनीतिक विरासत को संभालने में कामयाब रहे हैं, बड़ी जीत हासिल की है और उन्होंने अपने परिवार और अपने बारे में हमें तफसील से बताया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।